प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। गुरुवार को रेलवे स्टेशन क्षेत्र में जेसीबी अतिक्रमणों को ढहाते हुए नजर आई। मैफोर्स एसडीएम सदर गौरव कुमार के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान क्षेत्र से अतिक्रमण हटवाया गया। अभियान के दौरान फुटपाथ पर दुकानदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। एसडीएम सदर ने बताया कि स्थानीय दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों को आगे बढ़ाने के लिए अवैध निर्माण व विस्तार किए गए थे, जिससे यात्रियों को सड़क पर चलना पड़ रहा था। सभी अवैध अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा पब्लिक लाइन पर उन्होंने अतिक्रमण की कोशिश की तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार ने बताया कि यह अभियान नियमित रूप से चलेगा। आगे चौक, सिधारी व पहाड़पुर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। जो पेडेस्ट्रियन पाथवे बनाया गया है आम जनता के चलने के लिए, इस पर जो भी दुकान वाले हैं उनके द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है, या तो टीन शेड डालकर या फिर इस तरह की केजिंग डालकर उनकी दुकानें पीछे हैं उसको आगे बढ़ा लिया गया है, जिससे इस पर आवागमन प्रतिबंधित हो रहा है और फिर उससे क्या है आमजन को सड़क पर चलना पड़ रहा है, वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है। तो परसों इन सब लोगों को मेरे द्वारा और अधिशासी अधिकारी स्वयं आकर इनको सूचित कर गए थे। कल भी पूरा अनाउंसमेंट हुई है कि अपने स्वयं हटा लें ताकि इनका नुकसान ना हो, और आज जो है इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी है, जिन लोगों के द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है उनके अवैध अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई? उस दिन जुर्माने की कार्रवाई की गई थी। आज जो भी जेसीबी का खर्चा आया है या ट्रैक्टर जो है वो इन्हीं के द्वारा वसूला जाएगा, जो भी दुकानदार हैं जो दोषी हैं इसके। ये चलता रहेगा और फिर उनके क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। अभी रेलवे स्टेशन से हमने स्टार्ट किया है, इसके बाद चौक और पहाड़पुर चौक की तरफ और जो भी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं सिधारी के, उसकी तरफ जाया जाएगा। फिर पहले एक पहल के तौर पर इसको लिया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ आवागमन है, रेलवे स्टेशन है, आम जनता का आवागमन यहाँ से हटेगा तो एक संदेश सब में जा पाएगा कि जो जो अवैध अतिक्रमण है स्वयं हटा लेंगे तो बेहतर रहेगा। सर, कार्रवाई तो होती है लेकिन हटाया भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी जनता जो है अपनी दुकानें फिर वैसे कर लेती है। नहीं, इसके लिए इस बार इन्हें नोटिस दिया जाएगा सबको, नगर पालिका से अभी साथ साथ ही इसी हफ्ते नोटिस दे दिया जाएगा कि यदि इस तरह का अभ्यासन दोबारा पब्लिक लैंड पर इनके द्वारा किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट में एफआईआर भी कराई जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी। इसके चौक रिहायशी इलाका है जहाँ पे नालियों पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जिससे पानियों की निकासी नहीं हो पाती है। देखिए, प्राय यही कारण है कि बारिश कारण नहीं होती है कि लोगों के घरों में पानी भर जाए। कारण ये होता है कि नालियां और सड़क उन पर अवैध अतिक्रमण करके पानी की निकासी रोक दी जाती है, जिससे सड़कें और घरों में पानी भर जाता है। तो उनको चिन्हित किया जा रहा है, ईओ नगर पालिका हमारे साथ है, यहीं उन एरियाज को चिन्हित किया जा रहा है और नियमित तरीके से अभियान चलेगा। अतिक्रमण का जो हटवाने का कार्यक्रम है ये नियमित चलेगा। शासन से तो बार बार समय अंतर्गत बार आदेश आते रहे हैं कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटवाया जाए, और ये दायित्व भी है हमारे कि जो भी पब्लिक लैंड है उस पर किसी तरह का अवैध कब्जा ना हो, तो उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। बेटियों की सुरक्षा के लाख दावे नाकाम साबित हो रहे हैं। अभी हाथरस की घटना को बीते 2 दिन भी नहीं हुए थे कि आजमगढ़ में एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। मामला जियनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आरोपी युवक ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मासूम बच्ची को महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दुष्कर्म करने वाले युवक दानिश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता की मां का आरोप है कि घर के बगल में ही जहां मेरी बच्ची आरोपी के घर अक्सर खेलने जाया करती थी, आरोपी मेरी बच्ची को ले गया और अपने टिन की दुकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। मुझसे आकर मेरी बच्ची का घर से कपड़ा भी ले गया। पीड़िता की मां ने बताया कि वह मेरे घर पर नहाएगी। बच्ची आरोपी के घर अक्सर जाया करती थी, जिससे मां को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई और कपड़े दे दिए। जब बच्ची नहाकर वापस आई तो खून रोकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसको देखकर आनन फानन में परिजनों ने महिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे के साथ हुई दर्दगी की बात कही। जानकारी मिलते ही परिजनों के पैरों से जमीन खिसक गई। ये उसके घर खेल रही थी, इससे पता नहीं किसके घर खेल रही गया वो लड़कवा जो था दानिश। फिर क्या हुआ? फिर इसको लिया गया अजमतगढ़ रोड पे, उसका है टेंट हाउस का घर बड़ा सा लंबा सा, उसी में इसे ले गया और ले जाकर फिर आया अपने घर रखा, कहा कि इसका कपड़ा तो मम्मी मैं इसे नहाएगी। जब हम कपड़ा दे दिया, हम नहीं गए, हम क्या जाने, रोज रोज जाती आती थी, एकदम बाजू में था। आज जब कपड़ा ले गया, जब ये नहा कर आई पूरा इसका एकदम खून से तर, फिर एकदम हम उस पर बाथरूम पे खड़ा करा दिया, एकदम हर बढ़ते चला जा रहा है। उसके मम्मा को बुलाया, कहा देखिए आपके घर गई थी। फिर भाभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है, ले चलिए डॉक्टर कन ले गए, डॉक्टर एकदम साफ बता रहे हैं। आज थाना जियनपुर के क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बालिका के साथ दुराचार होने की घटना सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस द्वारा जो अभियुक्त था उसे गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त उसके घर के सामने रहने वाला है तथा उसका इसके घर पर आना जाना था और उसके घर से काफ़ी निकट के संबंध उस नवयुवक के थे। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जो बालिका है उसका मेडिकल कराया जा रहा है और शेष कार्रवाई की जा रही है। बच्ची की हालत की गंभीरता को देखते हुए उसे जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ से BHU वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। सीएमएस का कहना है कि बच्ची की हालत ठीक है, लेकिन उसको जो चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी है वह यहाँ संभव नहीं है, इसलिए उसे BHU रेफर किया गया। कल जो एक मुआयना के लिए लड़की आई थी जैनपुर से, बलात्कार का केस था, 376 धारा था, तो उसकी मेडिकल यहाँ हुई और जो उसको इनिशियल ट्रीटमेंट सब देना था वो सब दिया गया। उसका कंडीशन ठीक था और आगे की इलाज के लिए उसको BHU रेफर किया गया। मेडिकल में क्या निकला मैडम? मेडिकल में अभी तो उसकी सप्लीमेंट्री जांच के लिए स्लाइड वाइड गया, तो रिपोर्ट जब आएगा तब पता चलेगा। मैडम लगभग 1-1.5 घंटे तक कोई डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट नहीं किए, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी थे, वो भी कह रहे थे कि जो है जब से लड़की एडमिट हुई तब से कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ नर्सों के द्वारा हो रहा था। नहीं 1-1.5 घंटे की बात नहीं थी, वो आई थी तो उसको अंदर लेबर रूम में रखा गया, रिपोर्ट चल रहा था और चूँकि जो डॉक्टर को मुआयना करना था वो उनसे संपर्क नहीं हो रहा था, उनको आने में थोड़ा सा समय लगा। बाकी इनिशियल ट्रीटमेंट इंजेक्शन वगैरह सब अंदर लग रहा था। तो क्या रिफ़र कर दी गई है? रिफ़र इसलिए किया गया कि चूँकि वो छोटी बच्ची थी और उसका जो नीचे फट उठ गया था उसमें टाँके की ज़रूरत थी, वो पेडियाट्रिक सर्जन लगाते हैं, इसलिए मेडिकल कॉलेज BHU रेफर किया गया। इस मामले में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी तरह से सख्त है इसमें। कल एक घटना सामने आई है, बड़ी दुष्कर्म की घटना सामने आई है, उसमें अभियुक्त जो है वो उनके घर पे आना जाना था परिवार में, और उसी गांव के बाहर उसकी एक दुकान थी टेंट की, उसको पकड़ लिया गया है, उसको जेल में भेज दिया गया है और सख्त धाराओं में FIR कर दी गई है। जो बच्ची है उनको पेडियाट्रिक सर्जन की आवश्यकता थी, इसलिए उनको BHU रेफ़र कर दिया गया। उनकी स्थिति में सुधार है और जल्दी वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अभियुक्त है वो उसका नाम नौशाद है, 20 वर्ष का व्यक्ति है, उसको हिरासत में ले लिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग उस पर कर रहे हैं। गुरुवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर कोरोना आपदा, प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में जिला प्रशासन के द्वारा किए गए प्रयासों के बाबत जहां विस्तार से बताया, तो वहीं माह की शुरुआत के साथ जनपद में शुरू हो रहे अभियानों के बारे में भी जानकारी दी। जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर जनपद में सितंबर राहत भरा रहा।
संक्रमितों की संख्या में कमी आई है, रिकवरी रेट बढ़ा है। अब तक 88% संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे परंपरागत खान पान को बढ़ावा दें और आयुर्वेद अपनाकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और विकसित करें। जिले में कोविड का जो कल का अपडेट मैं आपको बता देता हूं। अभी हमारे पास कल टोटल पॉजिटिव आए हैं 33 पॉजिटिव। 30 सितंबर को हमारे कोरोना पॉजिटिव आए हैं और सैम्पलिंग हमने कल जो हमारा लक्ष्य है उसके अधिक करी है। RT-PCR हमने 835 सैंपल लिए हैं और 1441 एंटीजन सैंपल लिए हैं। इसके अलावा ट्रू नॉट से भी 5 सैंपल लिए गए हैं। अब तक जो हमारे टोटल पॉजिटिव आए हैं जनपद में शुरुआत से अब तक 4522 पॉजिटिव आए हैं और उसमें से डिस्चार्ज जो स्वस्थ होकर चले गए हैं वो 3973 है, मतलब 88% लोग स्वस्थ होके डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। जनपद में जो पॉजिटिविटी रेट है वो सितंबर माह में सतत प्रयासों से काफ़ी कम हुई है। पूरे शुरू से अब तक पॉजिटिविटी रेट 30.36% थी, जो सितंबर माह में 2.3 दर्ज की गई। CFR भी हमारे जनपद की एवरेज 1.4 है, जो कि स्टेट एवरेज के बराबर है, बट सितंबर में इसमें हमने काफ़ी सफलता पाई कम करने में। 0.71 CFR हमारी जनपद की सितंबर में रही है। इसके अलावा RT-PCR लैब जनपद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शुरू हो गई है, जिसमें जनपद के सारे सैंपल्स वहीं भेजे जा रहे हैं और 24 घंटे के अंदर हम रिपोर्ट पा रहे हैं। ये एक बड़ा जनपद को एक सहूलियत मिली है, जिससे कि तुरंत रिजल्ट इसमें आ पाए। कोविड में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड है आपका प्रतिरोधक क्षमता, और थर्ड आप मान लीजिए कि साफ सफाई स्वच्छता, जो कि आपके परिसर की साफ़ सफाई हो, आपकी खुद की साफ़ सफाई हो, आपके हाथ अगर किसी संक्रमित के उसमें आते हैं तो उनको सैनिटाइजर साफ़ करना हो। तो इन 3 मूल मंत्रों पे अगर हम काम करें तो कोरोना को बिल्कुल हरा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बिल्कुल संक्रमण के बीच में भी जाते हैं, बट ये सब उपाय करके वो बचे हुए हैं। तो कारण यही है कि अगर हम ये सब चीज़ करेंगे, और प्रतिरोधक क्षमता आपकी आयुर्वेद से, आपके जो हमारा ट्रेडिशनल खान पान है, आयुर्वेद विभाग ने काढ़ा बनाने की विधि और ये सब जारी की है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में बनती हैं। तो विधि हमने पैम्फलेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर पहुंचाया है। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। लोग काढ़ा बनाना घर में सीख गए हैं, तो उसको भी किया जा रहा है और बड़ा अच्छा इसका प्रभाव हमारे सभी में देखने को मिला। तो अगर हम अपना पुराने ट्रेडिशनल खान पान पे जाएँ, जो कि हमारे दादा नानी और दादी हमें सिखाती थी, वो चीज़ अगर हम करना शुरू कर दें तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ेगी। बहुत आवश्यक है। जो हम फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, जल्दी खाना खा लेते हैं, खड़े होकर खा लेंगे, खाने पे ध्यान नहीं देंगे, ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, जिससे इम्पोर्टेंट है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 2 बृहद अभियानों की शुरुआत की गई है। इनमें एक पशु टीकाकरण के अंतर्गत 45 दिनों तक अभियान चलाकर 9,38,000 पशुओं के टीकाकरण को पूरा किया जाएगा। दूसरा संचारी रोग नियंत्रण अभियान है, जो 1 माह तक चलेगा। अभियान के पहले 15 दिनों तक दस्तक अभियान चलेगा, जिसमें घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण व उन्हें संचारी रोगों के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये जो रोग हैं ये कई बार जानलेवा हो जाते हैं, और इसीलिए 45 दिन का एक विशेष अभियान चला है, जिसमें कि हमारे जनपद का जो लक्ष्य है 9,38,000 टीकाकरण करने का है, जो 45 दिन में पूर्ण किया जाएगा। सभी वैक्सीन आ गई है और उसका काम आज से शुरू हो गया है। तो एक वृहद अभियान पूरे जनपद में चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी पशुओं को टीके लगाए जाएंगे, जिससे कि उनको सुरक्षित किया जा सके। रोग पे अभियान इस महीने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया है। जनपद में भी ये अभियान पूरा महीने चलेगा, जिसमें 15 दिन दस्तक अभियान रहेगा, जिसमें घर घर जाके, दस्तक का जो मतलब होता है कि हर घर को खटखटा के वहाँ की जानकारी प्राप्त की जाएगी, और उसके बाद सभी टीकाकरण और बाकी जो कन्वर्जेंस है विभागों का, जिसमें नगर विकास विभाग भी है, ग्राम पंचायत विभाग भी है, पशुपालन विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है और भी अन्य विभाग हैं, सभी मिल के संचारी रोग को कंट्रोल करने के लिए जो प्रिकॉशंस है, साफ़ सफाई से लेके दवाई तक सभी चीज़ उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि इसको कंट्रोल किया जा सके। इसमें सभी विभाग सतत रूप से लगेंगे और एक उदाहरण पेश करेंगे, जिसमें कि हम संचारी रोग को रोक सकें।
वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ से विशेष रूप से प्रभावित जनपद के 3 ब्लॉकों में हुई व्यापक क्षति का आकलन कर लगभग 50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु शासन को भेज दिया गया है। हमारे जनपद को बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हुआ था। 3 ब्लॉक उसमें प्रभावित हुए थे, महाराजगंज, अजमतगढ़ और हरैया। उस 3 का पूरा आकलन हमारा ब्लॉक का किया जा सकता है कि इन पर जनपद के और भी क्षेत्रों में नुकसान हुआ है सड़कों का। तो एक पूरा हमने मेमोरेंडम 49 करोड़ 99 लाख रुपए का हमने पूरा सबका प्रस्ताव बन गया है, जिसमें मेनली मैं मोटा मोटी बताना चाहूँगा कि कृषि अनुदान जो फसल को नुकसान हुआ है या खेत को नुकसान हुआ है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर खेत में सिल्ट आ गई है नदी की तो उसको निकालने के लिए भी जो सहायता मिलेगी कृषक को, वो भी इंक्लूडेड है। 11.56 करोड़ का इसमें मेमोरेंडम में भेजा गया है। कटान कुछ खेतों का हुआ है, उसमें भी 1 करोड़ 44 लाख का भेजा गया है। डीसिल्टिंग के लिए भेजा गया, पशु चारे के लिए भेजा गया है। कुछ मकानों की क्षति हुई थी, उसके लिए भी डिमांड की गई है। साथ ही हमारे रोड, ब्रिज और कलवर्ट जो हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें बेलेसिया पुल आप सभी जानते हैं कि उससे पूरी तरह कट गया था, उसमें 24 करोड़ का के सहायता राशि की डिमांड की गई है जनपद के लिए। विद्युत का कुछ नुकसान हुआ था, कुछ सिंचाई परिसंपत्तियाँ जो कि जैसे बंदा है उसके लिए भी धनराशि आवंटित थी, और हमारे 2 विद्यालय पूरी तरह कट गए थे और कुछ विद्यालय में नुकसान हुआ था, उसमें भी 1 करोड़ की धनराशि की मांग की गई है। इसके अलावा पशु मृत्यु पर भी कुछ धनराशि की मांग की गई है। और बाकी जो परिवार जिनकी आजीविका इस दौरान नहीं चल पाई, उनके लिए भी आजीविका के लिए भी डेली के हिसाब से कुछ धनराशि की मांग की गई है। नाव अतिवृष्टि से जो जन हानि और पशु हानि हुई है, उसके लिए भी डिमांड इसमें रखा गया। तो कुल मिला के लगभग 50 करोड़ का जो है इसमें क्षति का आकलन करके भेजा गया है। क्षति और बचाव कार्य के लिए शासन को कल भेज दिया गया। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही बार बार यह अनुरोध करें कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन उनके ही दल के नेता कार्यकर्ता उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। गुरुवार को आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक के स्वागत समारोह में भाजपा कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। माल्यार्पण के दौरान तो यह लोग अपने स्वागत में यह भी भूल गए कि हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक अपने कार्यकर्ताओं का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि यह कार्यकर्ताओं का उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने अलग अलग विभिन्न समय में मुझे दायित्व दिया। जब पार्टी ने मुझे प्रवक्ता बनाया तभी मेरे साथियों ने मेरे जनपद में मेरा स्वागत किया। जब पार्टी ने मुझे महामंत्री बनाया तो भी मेरे जनपद में मेरे साथियों ने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मेरा उत्साहवर्धन किया। जब मुझे विधान परिषद का सदस्य बनाया गया तब भी मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया और मेरा उत्साहवर्धन किया। अब पार्टी ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया है। पार्टी ने जो संगठन की जिम्मेदारी दी है, उस संगठन की जिम्मेदारी को पूरे प्रदेश में मैं निर्वहन कर सकूं, पार्टी ने जो मेरे पर भरोसा किया है उसमें संबल प्रदान करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के सभी वरिष्ठ सदस्य यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं कि नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा किया है उस भरोसे को नेतृत्व के मैं कायम कर सकूं। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो, भारतीय जनता पार्टी काबिज हो, वह जो मूल मिशन है पार्टी का, उस मिशन को मैं कामयाब कर सकूं। उपाध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, 2 गज की पालन हो। कप्तानगंज से यहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, आपके समारोह में क्या करना चाहिए? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के हम सब लगातार हैं और आप भी देख रहे हैं कि यथासंभव प्रयास से हुआ, लेकिन ये उत्साह का अतिरेक है। और इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आपका जो उत्साह का अतिरेक है उसका स्वागत है, सम्मान है, लेकिन कोरोना काल में सुरक्षा ही बचाव है, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। आपने जो सवाल किया उस सवाल के मूल में है कि कहीं न कहीं
उत्साह का जो अतिरेक हुआ है उसमें नहीं, उसमें जगह जगह हमने आग्रह भी उनसे किया है। मैंने कहा कि ये उत्साह का अतिरेक है, उस अतिरेक के कारण ऐसी परिस्थिति कहीं कहीं पैदा हुई है। सामान्य तौर पर हम सब ने उसका पालन किया गया। अब तो हमारा लगातार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी गाइडलाइन को मानते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की आपके सामने मैंने कहा कि लगातार हम सब ने आग्रह किया है, विभिन्न स्थानों पर ये हुआ भी है। कहीं कुछ जगहों पर अगर ऐसी स्थिति, मैंने कहा उत्साह का अतिरेक है, बाद में हमने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है, लोगों ने उसको माना भी है। दूसरी ओर आज ही जिलाधिकारी ने लोगों को कोविड-19 महामारी से आगाह करते हुए कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जिलाधिकारी के इस निर्देश के कुछ ही घंटे बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश उपाध्यक्ष के स्वागत समारोह में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के निर्देशों का माहौल उड़ाया गया। कोविड में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड है आपका प्रतिरोधक क्षमता, और थर्ड आप मान लीजिए कि साफ सफाई, स्वच्छता, जो कि आपके परिसर की साफ सफाई हो, आपकी खुद की साफ सफाई हो, आपके हाथ अगर किसी संक्रमित के उसमें आते हैं तो उनको सैनिटाइजर साफ करना हो। तो इन 3 मूल मंत्रों पे अगर हम काम करें तो कोरोना को बिल्कुल हरा सकते हैं। गुरुवार 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर ब्लड बैंक पहुंच 65 लोगों ने मानवता की सेवा के भाव से रक्तदान के रूप में महादान किया। आओ करें रक्तदान, हो स्वस्थ भारत का निर्माण की कामना के साथ आयोजित हुए इस शिविर का उद्घाटन प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह द्वारा किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे लोगों के प्रति आभार जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि रक्तदान के रूप में आज किया गया उनका महादान कईयों की जिंदगी बचाने के काम आएगा। शिविर की खास बात यह भी रही कि सामाजिक संगठनों से जुड़ी नारी शक्ति ने भी स्वेच्छापूर्वक बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए कोविड की जंग जीत चुके लोगों से उन्होंने प्लाज्मा दान करने की अपील की। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में अमर उजाला के द्वारा जो है ये प्रोग्राम यहाँ पे संचालित किया गया है और काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और रक्तदान चल भी रहा है। और ये रक्तदान महादान है। इससे जो है हम अब यहाँ पे एक नई शुरुआत भी करने जा रहे हैं कि जो कोविड-19 से ठीक हुए मरीज हैं, जो उसको जीत लिए हैं, उनसे भी आग्रह आप लोगों के न्यूज़ के द्वारा रहेगा कि आ करके यहाँ अपना प्लाज्मा दान करें। उनसे ब्लड लिया जाएगा, प्लाज्मा अलग किया जाएगा और उस प्लाज्मा थेरेपी को अब मेडिकल कॉलेज में शुरू करने की प्रक्रिया चालू हो रही है, जिसमें कि उनको प्रशिक्षण संभवतः दिया जा चुका होगा। क्योंकि जब DHS की मीटिंग 29 तारीख को थी तो टेलीफोनिक वार्ता में DM के द्वारा वहाँ के प्रधानाचार्य से बात हुआ था। उन्होंने कहा था कि ट्रेनिंग चल रही, उसके बाद हम तो उसके लिए भी हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोगों का सहयोग रहे, प्रचार हो, ताकि उनका प्लाज्मा यहाँ कलेक्ट हो और इस ज़िले में ही प्लाज्मा थेरेपी का काम मेडिकल कॉलेज में। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जाते समय कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी का काफिला पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद राहुल एवं प्रियंका पीड़ित परिवार से पैदल ही मिलने जा रहे थे कि रास्ते में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके विरोध में आजमगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मोहम्मदपुर बाजार के सैनिक ढाबा के पास तिराहे पर सड़क जाम कर दिया। वहां कांग्रेसी राहुल व प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग पर अड़ गए। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, आशुतोष द्विवेदी, बेलाल अहमद, रविशंकर पांडे, पूर्णमासी प्रजापति, निसार अहमद, अंशु राय, रविशंकर पांडे सहित कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सूचना मिलते ही मुन्नू यादव के नेतृत्व में तेज बहादुर यादव, शीला भारती, फैजी, नसीम, अब्दुल रहमान, नजम, शमीम सहित कई कांग्रेसी नेता गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह पर बैठ गए और अपने नेताओं की रिहाई पर अड़ गए। मेहनगर तहसील के ग्राम सभा नई में
राजभर समाज के गौरव महाराजा सुहेलदेव राजभर की नाम पट्टिका को प्रशासन द्वारा जबरन हटाए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर रामदुलार राजभर के नेतृत्व में राजभर समाज का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर पुनः उसी स्थान पर नाम पट्टिका लगवाने की मांग किया। इस मौके पर अपनी भूमधरी में नाम पट्टिका लगवाने वाली संजाफी राजभर मौजूद थी। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से पूर्व मंत्री डॉक्टर रामदुलार राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव का प्रशासन और पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए अपमान से समाज में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के इशारे पर महाराजा सुहेलदेव की नाम पट्टिका को प्रशासन ने हटाया है। श्री राजभर ने कहा कि अगर जिला प्रशासन उसी स्थान पर मूर्ति एक हफ्ते में नहीं लगाता है तो राजभर समाज सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होगा। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद, पूर्व मंत्री चंद्रराम यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव आदि मौजूद रहे।